जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई, हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष ने खुद को वहां कमरे में बंद कर लिया। इधर पहली लिस्ट आई और फिर वो लिस्ट वापस हो गई, फिर दूसरी लिस्ट आई। कैसे दिन भर आज यहां पर हलचल देखने को मिला है, सियासी सरगर्मी देखने को मिली, कैसे नाटक हुआ, आपको दिखाते हैं। हंगामे और नाराजगी की ये तस्वीरें जम्मू में बीजेपी के दफ्तर की है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। हाल ये हो गया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। भैया क्या करो, बंद करो, बंद करो। देखा आपने कैसे भीड़ की नारेबाजी और नाराजगी से बचने के लिए खुद रविंद्र रैना कमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं। भैया क्या करो, बंद करो, बंद करो। असल में बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसमें कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। जो पार्टी के पुराने वर्कर हैं, वो इस फैसले से नाराज हैं और अपनी नाराजगी इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। नाराज इसलिए हैं कि जो पार्टी का 40 साल का कार्यकर्ता है, उसके बाद उसके ऊपर 2 बार गोली भी चली है और दिल्ली से पैनल से नाम काट दिया गया। इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। पार्टी ने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया। इन्होंने नियर लोग लाए, इन्होंने संगठन से लाया ही नहीं। इन्होंने जो हमारा पार्टी ज्वाइन करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर श्यामलाल शर्मा जी को टिकट मिली है, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, हम पार्टी का विद्रोह करेंगे और उनको सीट हरा के भेजेंगे। 18 साल से जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है यहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये हाल तब है जब बीजेपी ने 2 घंटे में ही घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट बदल दी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आज सुबह जारी हुई बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट की। इसमें 44 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन दोपहर होते होते बीजेपी ने पहली लिस्ट वापस ले ली और सिर्फ 15 उम्मीदवारों के नाम वाली अपडेटेड लिस्ट जारी की। नई लिस्ट के बारे में आगे बताएंगे, पहले पुरानी लिस्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर 2 घंटे में ही उसे वापस लेने की नौबत क्यों आई। असल में बीजेपी ने सुबह जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें प्रदेश के कई बड़े नेता बेटिकट हो गए। इनमें जम्मू कश्मीर के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता शामिल है। इस लिस्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता नाराज हो गए। आलम यह हुआ कि अमित शाह के घर बैठक हुई और सिर्फ पहली फेज की सूची ही जारी हुई। पहली लिस्ट में बीजेपी ने किश्तवाड़ सीट से शगुन परिहार को टिकट दिया, जो 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में इकलौती महिला उम्मीदवार हैं। शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की 2018 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। अनिल परिहार बीजेपी के प्रदेश सचिव थे और इलाके में उनकी गहरी पैठ थी। इसी से खुन्नस खाए आतंकवादियों ने दोनों भाइयों की हत्या कर दी थी। अब बीजेपी ने शगुन को टिकट दिया है। ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। पहले चरण की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को चुनाव है, जिसके लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अगर वो मुझे कहीं दरवाजे पर भी रखेंगे, मैं काम करूंगा। पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पार्टियां हो, तो हमें इसका कोई खौफ नहीं, डर नहीं। मैं बेदाग हूं। जिस तरह मैंने सफेद कमीज पजामा पहना है, इसमें कोई दाग नहीं है, मुझे भी कोई दाग नहीं है। वो बेदाग कैंडिडेट को यहाँ पर। जिनको टिकट मिला है वो खुश हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला उनके समर्थक नाराज हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। 44 उम्मीदवारों की जो लिस्ट सुबह जारी हुई, उसमें हब्बा कदल से अशोक भट्ट का नाम था। समर्थकों ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अशोक भट्ट टिकट मिलने को लेकर खुश थे। जितने भी हमारे
शेष नेता हैं, मैं सबों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये हबा कदल में कंटेस्ट करूं, और हबा कदल जो कि सीट है जिसका इतिहास रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा उस पर फतह हासिल की है, तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां डिफीट दे देंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डालेंगे। लेकिन अब सुबह वाली लिस्ट होल्ड पर चली गई है। फिलहाल प्रदर्शन नारेबाजी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी और पार्टी टुकड़ों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की रणनीति पर अब आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल माना यह जा रहा है कि 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। बड़ी जानकारी से लेकर यह है कि अब फारूक अब्दुल्ला से मीटिंग का दौर भी इसे लेकर शुरू हो गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। 2 राउंड की मीटिंग श्रीनगर में हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद फारूक अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे हुए हैं, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है क्योंकि कांग्रेस चाहती है 37 सीटें और फारूक अब्दुल्ला 35 सीटों पर ही अटके हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आसिफ, मैं आपके पास आती हूं और बताइए जरा, मामला फंसा हुआ है, सुलझने के कोई आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 सीटों पर बात अटकी हुई है। शिरीन, बिल्कुल देखिए, ये मामला 2 नहीं 4 सीटों पर अटका हुआ है और कांग्रेस की तरफ से पहले से ही 2 सीट पर हामी भर ली गई थी कि वो छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जो मामला है वो उसमें बानेहाल और जो बनी की सीट है और किश्तवाड़ की एक सीट है, उस पर थोड़ा सा अनबन चल रहा था। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से अब खबर सामने आ रही है कि दोनों ही पार्टियां इस पर सहमत हो गई हैं कि फिलहाल पहले चरण के लिए जो सीट है उसके अनाउंसमेंट होगी, जिसके तहत जो सूत्र बता रहे हैं 17-7 का फॉर्मूला फिलहाल होता हुआ दिख रहा है, जिसमें 17 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 7 सीट पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम इस समय फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर ही खड़े हैं और अंतिम चरण पर जो बातचीत है वो चल रही है, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो तैयार की जा रही है और माना यही जा रहा है कि जो गठबंधन है वो बिल्कुल बना हुआ है और सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर भी फिलहाल पहले चरण के लिए सहमति बन चुकी है। अब बस इंतजार है कि अगले कुछ मिनट में आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरे साथ जैनेंद्र भी मौजूद हैं, कांग्रेस से जुड़ी हर बड़ी खबर दर्शकों तक लगातार पहुंचाते हैं। जैनेंद्र, क्या लग रहा है आपको, बात बन जाएगी या फिर कुछ राहें जुदा भी हो सकती हैं, कुछ इस तरीके का स्टेप भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, बात बनानी ही पड़ेगी। राहुल गांधी और खरगे खुद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने गए थे और इसके बाद भी अगर बातचीत नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है कि छवि जो है वो उस पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि पूरी कोशिश यही जा रही है कि किसी भी तरीके से बात बना ली जाए। जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उस पर फ्रेंडली फाइट कर लीजिए, कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है। जो एक आखिरी फार्मूला जो उभर कर आया है, जिसकी चर्चा आसिफ जी ने की, 17 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 7 सीटें कांग्रेस लड़ सकती है, ये अंतिम तस्वीर उभर कर सामने है। हालांकि औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनावों की हम बात कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से गुस्से में है, नाराजगी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं दरअसल उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई है। लेकिन इसी बीच रविंद्र रैना का भी बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि मना लिया गया है कार्यकर्ताओं को जो नाराज दिखाई दे रहे थे। एबीपी न्यूज पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और ऐसे दृश्य बीजेपी में कम ही देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते कि ऐसा क्या गुस्सा था लोगों में और अब बीजेपी से कैसे इस सिचुएशन को कैसे डील करेगी? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। ऐसे हमारे साथी सहयोगी जो चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे थे और उनका नाम नहीं आया तो वो मेरे से मिलने के लिए आए। उनके साथ कुछ उनके समर्थक, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने सबके साथ मुलाकात की है और सबकी बात सुनी है और सबको विश्वास दिलाया है कि हम सब इकट्ठे होकर एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो सब कार्यकर्ता संतुष्ट हुए और सब ने जो है बड़े श्रद्धापूर्वक, आदर भाव से हमें हमारी बात सुनी और बात मान ली। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर काम करती है। फिर अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मिल बैठ के बात करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। चंपाई सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे जब हेमंत सोरेन जेल में थे, अब आगे चंपाई सोरेन क्या करने वाले हैं उसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। चूंकि दूसरी बार एक बार फिर से बहुत कम समय में वो दिल्ली पहुंच गए हैं
बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले चंपाई सोरेन? झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। राजधानी के ताज होटल में चंपाई ठहरे हैं और चर्चा है कि बीजेपी नेताओं से इस बार मुलाकात हो। हालांकि कैमरे पर चंपाई पत्ते नहीं खोल रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान है सर? चले बाद में बताएंगे। चले नहीं बाद में बताएंगे। चले ये नहीं जी, काम में आए हैं, बाद में बताएंगे, है ना। चले। पिछले हफ्ते चंपाई सोरेन जब 3 दिन दिल्ली में रहे थे तब उनके बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हुई थी। हालांकि तब न तो बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे थे और न ही चंपाई सोरेन। आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपाई को कैमरे पर साथ आने का ऑफर तक दे दिया। चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के रणनीतिकार चाहते हैं कि चंपाई अपनी पार्टी बनाकर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां आदिवासी वोटर्स में इनकी पकड़ मजबूत है, ताकि हेमंत सोरेन की जेएमएम को नुकसान पहुंचे। लेकिन चंपाई कैंप चाहता है कि वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े। वो चंपाईदा राज्य के लिए सोच रहे हैं, अगर राज्य के लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं। उनकी अपनी इच्छा है, जैसा उन्होंने पहले भी जाहिर किया था कि मैं नए दल बनाऊंगा या फिर मैं किसी सहयोगी के साथ चला जाऊंगा। अब फैसला उनको लेना है। झारखंड में भी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर-दिसंबर में यहाँ चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी 5 साल से सत्ता से बाहर है। बीते लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। यही वजह है कि चंपाई के जरिए अब सत्ता में वापसी की रणनीति बनाई जा रही है। अब तो इतना तय है कि चंपाई सोरेन जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे। पिछले दिनों चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी बगावत का ऐलान कर दिया था। झारखंड लौटने के बाद उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई मेल मुलाकात भी नहीं हुई। अब तो उन्हें यह तय करना है कि उनकी अगली राह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी या फिर वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं। बात अब बिहार की, जहां प्रशांत किशोर ने 2025 के लिए अपना प्लान सेट कर लिया है। वो दरअसल मुस्लिम और महिला वोटर्स के दम पर सत्ता में स्थापित होने का सपना देख रहे हैं। पटना के बापू सभागार का ये वीडियो है। महिलाओं से पूरा हॉल खचाखच भरा है। जनसुराज ने रविवार को प्रदेश भर की महिलाओं का सम्मेलन बुलाया था। इस कार्यक्रम में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्लान पेश कर दिया। यहाँ सभागार में बैठे हुए लोगों के बीच से जो आगे बैठे हैं वो भी और जो हमारे साथ मंच पर बैठे हैं वो भी, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, आपके बीच से 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर अगले साल भेजेंगे। आपने भाई बनाकर अपने भाई को दे दिया। कोई समानता की बात नहीं हो सकती है। खास बात ये भी रही कि पीके ने पहली बार इस सियासी मंच से अपनी पत्नी का भी परिचय लोगों से करवाया। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहाँ खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जानवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए। आप काहे खड़े हो रहे हैं? उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। हम आप इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। मूल रूप से असम की रहने वाली पीके की पत्नी जानवी पेशे से डॉक्टर हैं। महिलाओं का कार्यक्रम था, लिहाजा खास तौर पर पीके ने पत्नी को बुलवाया था। इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, जिसके लिए महिलाओं के साथ मुसलमानों पर अपना फोकस किया है। बिहार में मुस्लिमों को महागठबंधन, जबकि महिलाओं को नीतीश कुमार यानी जेडीयू का वोटर माना जाता है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम और महिलाओं को आगे कर एक साथ इन दोनों के वोट बैंक को तोड़ने की रणनीति बनाई है। इसका कितना नुकसान इन दोनों दलों को होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर की चर्चा खूब हो रही है। हाँ, प्रशांत किशोर के इस चुनावी प्लान ने पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करने वाले प्रशांत किशोर को पूछिए कि जहां से तुम आते हो, लंबे समय तक तुम्हारे कुल खानदान के लोगों ने शासन किया, तुमने कौन सा काम कर लिया, जरा बताओ।
तुम तो जातिवाद, तुमसे बड़ा जातिवादी तुम्हारा डीएनए ही जातिवादी है। तो कभी भाजपा का 400 पार का राग लाते हो, कभी नीतीश कुमार का जयकार करते हो, तुम्हारा डीएनए ही वही है, दलाली वाला। प्रशांत किशोर पिछले करीब 2 साल से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। पदयात्रा के जरिए पीके बिहार में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। 2 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी को पीके लॉन्च भी कर देंगे। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। अफजल खान के बहाने अब बीजेपी किस तरीके से उद्धव ठाकरे को घेर रही है, दिखाते हैं आपको। ये सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, पुलिस वाली महाराज की। ये तस्वीरें बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रहे सियासी संघर्ष की कहानी बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले दोनों दलों के कार्यकर्ता किसी न किसी बहाने एक दूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। संभाजीनगर में आदित्य ठाकरे जिस होटल में ठहरे, वहां बाहर में बीजेपी के समर्थक जमा हो गए और दिशा सालियान का मुद्दा उठाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस से झड़प हुई। असल में बीजेपी उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को घेरने की रणनीति बना रही है। उसी रणनीति के तहत आदित्य के विधानसभा क्षेत्र वर्ली में बीजेपी ने दही हांडी का जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसे अफजल खान वध का दृश्य दिखाया जाएगा। पोस्टर पर उसी का प्रचार मुंबई भर में किया जा रहा है। अफजल शाह एक क्रूर सेनापति था जिसने धोखे से हमला किया, तो उसका वध छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। बीजेपी उद्धव ठाकरे की तुलना औरंगजेब और अफजल शाह से करती है। वो तो अफजल खान है, औरंगिया है, टीपू सुल्तान, टिपिया है, सब मिलके महाविकास आघाड़ी है। ये सारे के सारे वो औरंगिया हो या अफजल खान हो, उनके ही सारे चिट्टर पिटे हैं जिनको हमको खत्म करना है। और स्वराज्य और शिवशाही का शासन जो आज है और 2024 के बाद भी हमको लाना है। इसलिए तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वर्ली में, जहां वर्ली है, जहां औरंगिया का बेटा आमदार है, हमने सुना है, उसे ही किया है। शिंदे की शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर कह रहे हैं, अफजल खान वध दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। इतिहास रहा है महाराष्ट्र का, एक गौरवशाली इतिहास है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है, और उसको कोई एग्जिबिट करता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब राज ही चलाते छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। और अफजल खान ने उन पे हमला किया था और उनको उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने परास्त की थी। महाराष्ट्र में चुनाव है, इसीलिए हर कोई अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। अफजल शाह वध के जरिए बीजेपी खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताना चाहती है। तेलंगाना चलते हैं, जहां हैदराबाद में योगी मॉडल धुआंधार चल रहा है, लेकिन रेवंत रेड्डी सरकार का ये एक्शन उनके अपनों को ही खटक रहा है। वहां सालों से चले आ रहा अवैध अतिक्रमण का मामला अब जहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2 और बिल्डिंग नंबर 3। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपनी शान और शौकत को बयां करती ये गगनचुंबी और आलीशान इमारतें लोगों के बीच अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन अब इन बिल्डिंग्स को लेकर इन दिनों हैदराबाद के पॉलिटिकल कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी छाई है, क्योंकि झीलों के किनारे बनी ये इमारतें अब हाइड्रा के निशाने पर हैं। हाइड्रा क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले झीलों के किनारे अवैध अतिक्रमण करने वालों को सीएम रेवंत रेड्डी की ये चेतावनी सुन लेनी चाहिए। అర్జునుడు యుద్ధతంత్రం నుంచి తప్పుకుంటా అన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించిందే భగవద్గీత. చంపేదెవరు, చంపించేదెవరు? లోక కళ్యాణం కోసం నీ బాధ్యతను నెరవేర్చాల్సిందే. ధర్మం బ్రతకాలి, అధర్మం ఓడాలి అంటే నువ్వు యుద్ధం చేయాల్సిందే అనే యుద్ధ నీతిని ఆ రోజు అర్జునుడికి బోధించింది
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇవాళ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి బోధనానుసారమే ఈ రోజు ఈ చెరువులను కాపాడే కార్యక్రమాన్ని నేను తీసుకుంటున్నా. నాకు తెలుసు हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी यानी हाइड्रा ने थुमिड्डी कुंटा झील के पास दक्षिण के सुपरस्टार कहे जाने वाले नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर को ढहा दिया। ये कन्वेंशन सेंटर लगभग 6.69 एकड़ में बना था, जिसे जमींदोज करने में हाइड्रा को 6 घंटे से ज्यादा लग गए। हालांकि बुलडोजर एक्शन के बाद नागार्जुन ने एक्स हैंडल पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कार्रवाई को अवैध बताया। इधर सीएम रेवंत रेड्डी के एक्शन में आने के बाद से ही हैदराबाद में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ओवैसी बंधुओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं देखा सो हूं। नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको। आप तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? एफटीएल है, सीसीएमबी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप। ये न समझे कि हिजाब में रहने वाली माँ, बेटी, बहन बड़ी कमजोर होती है। अभी तुमने देखा ही क्या है इनको। अरे वक्त आएगा तो ये बता देंगी कि कैसा जज्बा है, कैसा ईमान है, कैसा जुनून है। सिर्फ ये इमारत का हुस्न उनकी आंखों में चुभ रहा है और इस इमारत के हुस्न के पीछे जो हसीन हुनर हम दे रहे हैं वो चुभ रहा है। हैदराबाद में छोटी बड़ी झीलों को मिलाकर कुल 185 झीलें हैं, जिनके किनारे बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हुआ है, जिन्हें अब राज्य सरकार एक एक कर ध्वस्त करा रही है। खबर मायावती से जुड़ी हुई है। कल एक बार फिर से बीएसपी की अध्यक्ष बनेंगी मायावती। इससे पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि उनके संन्यास की खबर झूठी है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये शिगुफा छोड़ा किसने? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाली है? क्या मायावती की जगह उनके भतीजे आकाश आनंद लेंगे? मायावती के संन्यास लेने वाली बात आखिर आई कहां से? दरअसल मंगलवार यानी कल बीएसपी के नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव होना है और ऐसी खबरें चल रही थी कि भतीजे आकाश को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर मायावती संन्यास ले लेंगी। अब इसी पर मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी चुप्पी तोड़ी है। मायावती ने एक्स पर लिखा है, राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई, जबकि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव? इधर बीजेपी विधायक की मायावती पर की गई अभद्र टिप्पणी से भी यूपी की सियासत गर्म है। कल अखिलेश ने ट्वीट कर कड़ा ऐतराज जताया था, जिस पर मायावती ने भी अखिलेश का आभार जताया। लेकिन सोमवार को मायावती ने यू टर्न लेते हुए गेस्ट हाउस कांड के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को खूब सुनाया। अपने ही विधायक की बदसलूकी पर बीजेपी बैकफुट पर है। हालांकि निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता ही हैं। जब समाजवादी पार्टी के लोग उनको अपमानित करने का काम कर रहे थे, जब उनकी हत्या का प्रयास हो रहा था, तो उनकी जान बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने किया था। आज भी बहन जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और अपमान करने का काम अगर कोई करता है तो यही विपक्ष के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया है, इसमें कौन सी बात है? 2 जून की घटना गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? दलित के साथ अन्याय किसने किया था? मुख्यमंत्री के साथ अभद्रता किसने किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। यूपी में कुछ महीनों बाद ही 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कल होने वाली बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2019 में हुआ था। तब भी मायावती को सर्वसम्मति से बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। बड़ी खबर में आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बीएसपी को प्रस्ताव दिया गया था कि आप साथ आए, साथ चुनाव लड़ें। लेकिन खबर ये आ रही है कि चर्चा को लेकर ये जो प्रस्ताव था इसे ठुकरा दिया गया है। बीएसपी ने उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
जम्मू कश्मीर में 7 चुनाव लड़ने की अपील की गई थी। तो कांग्रेस और एनसी से बातचीत से पहले की यह खबर है। उमर बीएसपी को बनाना चाहते थे, गठबंधन का हिस्सा बीएसपी ने उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला की चर्चा से जुड़ी यह खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी को बनाना चाहते थे गठबंधन का हिस्सा, लेकिन बीएसपी की तरफ से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और अब आप जानते हैं कांग्रेस और एनसी मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगस्त का महीना है, कुदरत का कहर बरपा रहा है हर जगह पर। गुजरात की बात करें तो पूरे गुजरात में इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेलने को लोग मजबूर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। पूरे गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य के सभी प्राइमरी स्कूल कल बंद रहेंगे क्योंकि रेड अलर्ट पूरे गुजरात के लिए है। पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान, इसे लेकर रेड अलर्ट और कल एहतियातन स्कूल बंद रखे जाएंगे। गुजरात में बारिश बेहिसाब, सैलाब ही सैलाब, चारों ओर पानी ही पानी। कहीं फंसी जिंदगानी, नदियों में उफान, मुसीबत में लोगों की जान। कुदरत के सितम की तस्वीरें गुजरात की हैं। जहां जहां नजर जा रही है वहां सिर्फ बारिश से तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। वलसाड, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी, सौराष्ट्र और नवसारी ये वो जिले हैं जहां बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें वलसाड की हैं। देखिए किस तरह से पूरा इलाका पानी की चपेट में है। औरंगा नदी के किनारे के कई इलाकों में पानी भर गया है। कैलाश रोड ब्रिज और लीलापुर ब्रिज पर नदी का पानी बह रहा है। बस्तियां, घर, खेत खलिहान, हर जगह बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वलसाड के खेरगाम तालुका के 400 परिवारों पर जिंदगी का संकट खड़ा हो गया है। कावेरी नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। प्रशासन ने रेस्क्यू कर 300 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। गुजरात के मोरबी में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। बीते दिन ट्रैक्टर समेत 10 लोग पानी में बह गए थे, जिसमें से 4 लोगों को तो बचा लिया गया। बाकी लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। बारिश से गुजरात के अहमदाबाद में भी हालात अच्छे नहीं हैं। शहर के हाटकेश्वर इलाके में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। अहमदाबाद में बीती रात को भारी बारिश हुई, लेकिन सुबह बारिश रुक गई। उसके कई घंटों के बाद भी जल भराव की समस्या अहमदाबाद के कई स्थानों पर दिखने मिल रही है। ये अहमदाबाद का हाटकेश्वर विस्तार है। हाटकेश्वर ब्रिज के नीचे का ये विस्तार देख लीजिए आप। पहली दृष्टि में आपको लगेगा कि ये कोई जल स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोड है, हाटकेश्वर 4 रास्ता है। सालों से यहाँ पर पानी जो आया उसके निकाल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते हर साल जब भी बारिश होती है अहमदाबाद में, तब ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर इस प्रकार जल भराव होता है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच वडोदरा में पिछले 12 घंटे में 2.25 इंच बारिश दर्ज की गई। शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। विलीमोरा नगर पालिका इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला और लगभग 102 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। सौराष्ट्र में लगातार बारिश से मानो कई शहरों ने जल समाधि ले ली है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। मंदिरों के घाट पानी से लबालब हो गए हैं।
सार्वजनिक और निजी वाहन जहां तहां फंस गए हैं। सैलाब के संकट के बीच लोग किसी तरह जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। नवसारी के खेर गांव में पूर्णा नदी उफान पर है। पूर्णा नदी रौद्र रूप में बह रही है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील की है। बारिश से सरदार सरोवर डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। आनन फानन में डैम के 15 गेट खोले गए हैं। डैम से तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नर्मदा नदी के किनारे बसे सभी गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने सूरत समेत दक्षिण गुजरात के लिए फिर रेड अलर्ट जारी किया है। वलसाड, नवसारी, सूरत, नर्मदा और पोरबंदर में कई सड़कों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। तो देखिए, सबसे दुखद स्थिति यह है कि जो तथाकथित स्मार्ट सिटी है, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है, वहां भी सड़कों पर नदियां बह निकलती हैं। गुजरात का हाल हमने आपको दिखाया। देश के बाकी हिस्सों में अभी क्या स्थिति है, देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की हैं। देखिए कैसे देखते ही देखते एक 2 मंजिला मकान पल भर में बारिश की वजह से जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि मकान का एक हिस्सा गिरते ही परिवार घर से बाहर आ गया और बड़ा हादसा टल गया। जलगांव की एक और तस्वीर देखिए। गिरना नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली देखते ही देखते सैलाब की चपेट में आ गई। अरे वो मंगाता। ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव में डूब गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन दिनों आधा हिंदुस्तान बारिश और बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। अगस्त खत्म होने को है, लेकिन बारिश मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी ओवरफ्लो है, जिसके चलते नदी किनारे बने मंदिर को सैलाब ने अपनी आगोश में ले लिया है। सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरे मंदिर ने जल समाधि ले ली है। जब तक पानी का लेवल कम नहीं हो जाता, प्रशासन ने लोगों को मंदिर न जाने की हिदायत दी है। राजस्थान के अजमेर में झमाझम बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। शहर में जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाके डूब गए हैं, सड़कें तालाब बन गई हैं। गाड़ी नहीं निकल रही, हर बार गाड़ी बंद हो जाती है। दिक्कत है, हर साल का है ये, 1 साल का भी नहीं है। ये तो एक बारिश में हाल बेहाल हो जाता है। अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गड्ढे हो रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से निकल गए हैं वहाँ से। बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और रात को बारिश हुई थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से कुछ ज्यादा भरा हुआ है, और ये हर मौसम का दिक्कत रहता है। लगातार 4 दिन से हो रही बारिश से न केवल फाय सागर और आना सागर झील, बल्कि किशनगढ़ के गोंदेलाव झील भी पानी से लबालब हो चुकी है। इन झीलों में पानी ओवरफ्लो हो गया है। बांसवाड़ा में भी बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। माही और एराब नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केसरपुरा गांव में भारी बारिश से एक पुलिया टूट गई, जिससे संपर्क मार्ग पूरी तरह कट गया है। अब आपको पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। गुना जिले के चाचौड़ इलाके में पिकनिक मनाने गए 11 लोग घोड़ा पछाड़ नदी में फंस गए। सभी लोग नदी के उस पार मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन इसी बीच नदी में ऐसा सैलाब आया जो जहां था वहीं रुक गया। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम सहित SDRF भी मौके पर पहुंची और किसी तरह सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हैरान करने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हैं। देखिए कैसे 2 बाइक सवार उफनती नदी को बाइक से पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के आगे इन दोनों बाइक सवारों की एक नहीं चलती। इस बीच कुछ स्थानीय लोग इन लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
स्थानीय लोगों ने युवकों को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन सैलाब में बाइक बह गई। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। घाटों के पास सभी छोटे छोटे मंदिर पानी में समा गए हैं। लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। श्रद्धालु दूर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिप्रा नदी के घाट पूरी तरीके से जलमग्न है और जो मंदिर है वो आज भी डूबे हुए हैं। और जो भगवान महाकाल की सवारी निकलेगी, जन्माष्टमी का पर्व है, तो क्या लगता है आप ऊपर से ही सवारी को गुजारना पड़ सकता है? ऊपर से ही निकलेगी। आज तो क्या खाली हो वहाँ पर। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शारदा नदी की सहायक नहर फट गई, जिससे दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। किसानों की हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों की मांग है कि नहर को बंद किया जाए।